कुछ तो बात है इस देश की मिट्टी में। यूं ही नहीं, हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए भी महान लोगों की महान जन्मभूमि बनी है ये। तो बच्चे, स्वागत है आप सबका अपने अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका सारथी इस माइंड ब्लोइंग माइंड मैप रिवीजन सीरीज के अंदर। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया की एकदम अमेजिंग बातों को याद करते हुए हम करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव को लेकर के। अगर हम मैप की बात करें तो कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो सारे के सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कांग्रेस के पहले के बारे में भी जानेंगे, कांग्रेस के बाद के बारे में जानेंगे, हम सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे, और साथ ही साथ भारत को अखंड बनाने में, एकजुट बनाने में जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का रोल रहा है उसकी भी बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार सेशन की। अगर हम बात करें भारतीय हिस्ट्री की, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हम दो फेजेस में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला फेज वो है जब भाई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर रूल करती थी, और दूसरा फेज वो है जब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली भारत पे यूज करता था। ठीक है, यानी भारत पे रूल भी करता था और भारत के रिसोर्सेस को बहुत गलत तरीके से यूज भी करता था। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, हम पहले सेशन की पहले फेज की बात करें, यह स्टार्ट होता है आपका 1757 से लेकर के 1857 तक। इसको दूसरी भाषा में आप कंपनी फेज भी कहते हैं, राइट। अगला बच्चे शुरुआत होता है आपका 1858 से भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 तक, और इसको हम कहते हैं क्राउन फेज। इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर आप 1757 से 1857 तक देखें, यानी 1857 जब द ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, तब तक भारत के अंदर जो मेजर कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। लेकिन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से ये जो पावर थी ये डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, तो दो फेजेस में हम बच्चों ब्रिटिश का जो भारत पे कब्जा था उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस से पहले भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा के साथ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भारत में ऑलरेडी फंक्शनल थी। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत थी एक ऐसी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो भारतीयों की बात को आगे रख सके ब्रिटिशर्स के। और कई बार ऐसा भी होता था कि भाई ब्रिटिशर्स की बहुत सारी बातें थी जो कि लोकल आदमी को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके तौर तरीके बिल्कुल ऐसे थे कि जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, जितना चाहो भारत से लूट लो और लूट करके अपने घर के खजाने भर लो, राइट। अब देखो अगली बात अगर हम बात करें कि 28 दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, मॉर्निंग टाइम्स में, अगर मॉडर्न टाइम्स में हम बोलें तो बच्चे मुंबई में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। जो पहला सेशन था, पहला मीटिंग था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड किया था आपके WC बैनर्जी ने। और कई बार हम लोग हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं कि एओयू में जो कि एक ब्रिटिशर थे, ही फाउंडेड द कांग्रेस। तो बच्चे, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, है ना। कई बार हमारे मन में एक बहुत बड़ा गिमिक आता है कि सिर्फ वही इंसान था जिसने कांग्रेस फाउंड की। नहीं भाई, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और कांग्रेस को कई बार बच्चे फॉर्म करने का रीजन ये भी था कि एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म था, एक ब्रिज था भारतीयों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, ताकि इंडियंस की जो डिमांड है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, इंडियंस की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखा जा सके और उसका एक ऑफिशियल सोल्यूशन पाया जा सके। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था एक ऑल इंडिया लेवल पे एसोसिएशन बनाने का, जिसका नाम पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम इस शब्द कांग्रेस को ही देखें तो कांग्रेस शब्द जो है कि इंग्लिश का शब्द है बच्चों, इसका सिंपल हिंदी मीनिंग होता है गैदरेशन, यानी एक ऐसा इवेंट, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे काफी सारे लोग एक सिंपल ऑब्जेक्टिव के साथ जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं या फिर गैदर हो रहे हैं, राइट। और यहां पे जो ऑब्जेक्टिव था वो आपकी नेशनल डिमांड्स को आगे तक पहुंचाने का था, लोगों के प्रॉब्लम्स को आगे तक पहुंचाने का था। अब इस थोड़ी सी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं बच्चों, तो दो तरीके के ग्रुप्स आपको गांधी जी के आने से पहले बहुत ज्यादा डोमिनेंट देखते हैं। हालांकि गांधी जी के आने के बाद भी एग्जिस्टेंट थे, लेकिन इनका जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। ये दो ग्रुप्स हैं आपके, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। यानी मॉडरेट्स वो लोग हैं जो इस बात में ज्यादा भरोसा रखते हैं कि अगर भारत की प्रगति आपको चाहिए, इंडिया का अगर प्रोग्रेस आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का होना यहां बहुत जरूरी है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि दे वर दोज पीपल जो थोड़ा बहुत ज्यादा लॉयल थे टुवर्ड्स द ब्रिटिश। इनके हिसाब से अगर आपको समाज में, सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंज चाहिए तो आप ब्रिटिशर्स को लेटर लिखिए, पिटीशन डालिए, रिक्वेस्ट करिए, आंदोलन मत करिए।
ये भाई मॉडरेट थिंकिंग है। वहीं अगर रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स थोड़े ज्यादा आप कह सकते हो अपने एजेंडाज में अग्रेसिव थे। उनका बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर कोई चीज नहीं मानी जा रही है, कोई लॉ गलत है, आप उसके अगेंस्ट विरोध करिए, आप प्रोटेस्ट करिए भाई, आप बॉयकॉट करिए चीजों को। तो ये जो आपके एजेंडाज हैं ये फुलफिल्ड बाय और रेडिकल्स हैं। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे, जब उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, ठीक है, 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया, उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था, हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को डिवाइड करना। ठीक है, वो कहते हैं कि हमको बेहतर तरीके से लैंड रेवेन्यू असेस करने के लिए हमने ऐसा किया है, लेकिन उनका जो हिडन मोटिव था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक किया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब 1905 में लॉर्ड कर्जन पार्टीशन करते हैं बंगाल का, तो 1906 से लेकर के 1909 या 10 तक, 1906 से लेकर 1909 या 10 तक स्टार्ट होता है आपका स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। तो एक बात और यहां पे नोटेबल है कि ऐसा पहली बार 1915 या 16 में नहीं हुआ है कि लोगों को पता चला हो कि बॉयकॉट किसको कहते हैं। 1906 से लेकर के 9 तक लोगों को यह बात पता थी कि बॉयकॉट करना, विरोध करना, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना किसे कहा जाता है ना। उसका कहीं ना कहीं बच्चे क्रेडिट जाता है हमारे रेडिकल सोसाइटी को भी, यानी रेडिकल मेंबर्स को भी फ्रॉम द नेशनल कांग्रेस। 1907 में सूरत के अंदर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको प्रिसाइड करते हैं रास बिहारी बोस। ठीक है, वहां पे आप कह सकते हैं एक ऑफिशियल रूप में स्प्लिट होता है मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स की थिंकिंग्स में, आइडियोलॉजी में। कहानी यहां से थोड़ी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद आता है वर्ल्ड वॉर 1, यानी 1914 से 1918 तक चलने वाला एक ऐसा युद्ध जिसने ना सिर्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट को बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। इसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि इसमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे या जो भी कंट्रीज लड़ रहे थे वो अपने आप में एक बहुत ही एडवांस नेशन थे, बहुत मॉडर्न कंट्रीज थे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियली आप बोलेंगे तो बहुत डेवलप थे। उनमें आपस में होड़ लगी हुई थी, आपस में कंपटीशन था कि कौन कितना पावरफुल बन सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि जो वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ है वो 4-5 सालों तक चलने वाला है और इसका इंपैक्ट जो है उन सब देशों पे पड़ा जो कहीं ना कहीं इन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के या तो कब्जे में आते थे या तो डायरेक्ट कब्जे में आते थे या फिर इनडायरेक्ट कब्जे में आ सकते। ठीक है, या सिंपल भाषा में, एकदम लॉजिकल भाषा में कहें तो इनके कॉलोनीज थे। उनमें से एक कॉलोनी हमारा भारत भी था। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री का जिसने बहुत हद तक ब्रिटिशर्स को लेकर के जो हमारा पर्सपेक्टिव था उसको और ज्यादा चेंज कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक लॉलीपॉप दिखाई, कहना भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम हमको वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करोगे हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब सवाल आपके मन में यही उठता है कि सर डोमिनियन स्टेटस क्या है? पर जो डोमिनियन स्टेटस मान के चलो कि अपने घर में तुम्हें सिर्फ खाना बनाने का जो है वो अधिकार है, लेकिन खाने में क्या बनना चाहिए ये डिसाइड कोई और करेगा। तो बच्चे डोमिनियन स्टेटस कहीं ना कहीं एक ऐसा जंक्शन है जहां पे आप इंटरनल मैटर्स अपने कंट्री को तो संभाल सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सटर्नल मैटर्स को अप्रूव कराने के लिए आपको ब्रिटिश सरकार की ही मदद लेनी पड़ती। तो अपने आप में ये तो कह सकते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता तो है ही नहीं, फिर भी हाफ हार्टेड इंडिपेंडेंस आप कह सकते हो हमारे लीडर्स ने एक्सेप्ट किया इस होप में कि कुछ नहीं से तो कुछ सही है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स की फितरत में धोखा बसा हुआ है ना। जब उनकी फितरत में ही धोखा बसा है वो क्या वफा करेंगे? तो वही वाला फैक्टर ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल फैक्ट बैठता है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की अगर हम यहां बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 के चलते क्या हुआ, अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे तो इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था लोन्स लेकर के, यानी उधार लेकर के लड़ाई करने जा रहे हो। सोचो कितना अपने आप में कितना इनवैलिड वाला, इलॉजिकल वाला एस्पेक्ट है। ठीक है, इतने ज्यादा लोन्स हो गए इनके ऊपर कि भाई लोन्स उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब जब लड़ाई आप करते हो तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है यानी आपके आर्म्स खरीदने में, एम्यूनिशन खरीदने में जो पैसा लगता है उसमें बच्चे डेफिनेट सी बात है इंक्रीज आने वाला है। अब उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को मैनेज कैसे किया जाए, इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज यानी टैक्सेस बढ़ा दिए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि लो भैया टैक्स भरो। इंडियंस को बोला कि लड़ाई हम करेंगे, पैसे तुम दो, सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा अगर हम बात देखें कि 1913 से 1918 के बीच में जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का, देखो डिमांड क्या है, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल चीजों का बढ़ेगा मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, अभी लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए सामान बनाने में बिजी हैं। तो जो बाकी चीजें मार्केट में है उनका डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो जब कभी भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड हाई हो जाए और लेकिन सप्लाई नहीं बन पाए तो उस चीज के दाम बढ़ते हैं। ठीक है, और एज अ रिजल्ट अगर आप देखें तो जो सामान था प्राइसेस का वो 2 टाइम्स हो गया, यानी डबल हो गया। अब कॉमन आदमी के लिए इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मरने लगे तो भाई सेना में लोगों की कमी पड़ी।
अब इन्होंने क्या किया, खासकर पंजाब के आसपास के जो एरियाज थे, ठीक है, वहां से जो अट्ठे कट्टे नौजवान थे उनको जबरदस्ती उठा के आर्मी में रिक्रूट कर लिया। इसको कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। अब इसके चलते जो गांव वाले थे बच्चे, जो आसपास के फेलो इंडियंस थे, जो लोकल पीपल थे, वो कहीं ना कहीं गुस्से से भरे हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कहते हैं ना कि कोड में खास होना। इसके चलते इसके बाद एक और ऐसा फैक्टर आता है जिसने जनता को बिल्कुल कह सकते हैं ना एकदम परेशान कर डाला। क्रॉप फेल हुए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस, ठीक है, बहुत सारे क्रॉप फेलियर पूरे भारत में देखने को मिला, जिसके चलते जब क्रॉप ही नहीं होगा, जब प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, जब खेती बाड़ी ही अच्छी नहीं होगी, मार्केट में अनाज कहां से आएगा। मार्केट में अनाज नहीं था, फूड शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया। फूड शॉर्टेज के अलावा जो था इन्फ्लुएंजा वायरस फैला बच्चों, जिसके चलते बहुत बहुत क्वांटिटी में जो थे लोग मरे थे। और अगर आप 1921 के सेंसस पे ध्यान दें, ठीक है, तो करीब 12 से 13 मिलियन लोग जो थे मर गए थे, या तो भुखमरी के चलते, फूड शॉर्टेजेस के चलते, या फिर इस इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते। ठीक है, ऐसे समय पे एंट्री होती है हमारे देश के एक ऐसे लीडर की जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल को, जो लीडरशिप रिक्वायर्ड थी वो थी। इंडिया में टैलेंट सबके पास था भाई, टैलेंट की कमी नहीं थी, सबके पास प्रतिभा थी, लेकिन उस प्रतिभा को चैनलाइज करना, उस प्रतिभा को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना, उस पर्टिकुलर टैलेंट को अलग अलग जगह से एक लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का रिटर्न होता है साउथ अफ्रीका से, जहां पे उन्होंने अपार्थीड रेजिम के अगेंस्ट बहुत सक्सेसफुली लड़ा था अपने एक सुपर वेपन से, जिसको हम कहते हैं सत्याग्रह अस्त्र। ठीक है, तो इनका जो ब्रह्मास्त्र था वो सत्याग्रह था। सत्याग्रह के बेसिस पे भाई ये सबको झुकाना जानते थे, सबसे लड़ना जानते थे। तो 9 जनवरी 1915 को हमारे गांधी जी जो है भारत लौट के वापस आते हैं, और लौटने के बाद जो 9 जनवरी का दिन है, आज उसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एक अच्छा पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि भाई 9 जन को आज हम किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। तो आगे कभी आप कॉम्पिटिशन देते हैं एनटीएससी वगैरह, तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है पीवाईक्यूज में, तो अच्छा है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सत्याग्रह की, बहुत सारे लोग इस बात का डिस्कशन करते हैं कि सर सत्याग्रह क्या चीज है। सत्याग्रह, सत्य और आग्रह, इन दोनों शब्दों को तोड़ के देखिए। सत्य का मतलब है ट्रूथ यानी कि सच्चाई, आग्रह का मतलब है रिक्वेस्ट करना। अगर आपका मकसद, आपका अगर ऑब्जेक्टिव, आपका जो पूरा पर्पस है, अगर वो ट्रूथफुल है, अगर वो सच्चाई है भाई उसमें, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप रिक्वेस्ट करिए, आप मारिए मत। ऐसा नहीं, गांधी जी ये नहीं कहते कि तुमको कोई आकर डंडा मारे तुम उठा के उसको और डंडे मारो, नहीं भाई। एक बार इंसान मारेगा, 2 बार मारेगा, 4 बार मारेगा, 5 बार मारेगा, तुम अपना पर्पस बताओ उसको कि भाई मैं गलत नहीं हूं। 7वीं बार शायद उसको रियलाइज हो जाएगा कि सही बात है यार, मैं इतने डंडे मार चुका हूं इसको, लेकिन इसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये भी गलत होता, मुझे पक्की बात है कि 10 डंडे और मारता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी का हालांकि पर्सपेक्टिव हर एक के समझ में नहीं आता, यह भी बहुत बड़ा फैक्ट है, और डेफिनेट सी बात है हर एक इंसान को फ्रीडम है अपने विचार रखने का। तो गांधी जी के विचार कुछ नॉन वायलेंट है, ठीक है, जो सत्याग्रह पे बिलीव करते हैं, अहिंसा पे बिलीव करते हैं। तो इनका मानना यही है कि सत्याग्रह जो एक एक्टिव फोर्स है, एक एक्टिव रेजिस्टेंस है। लोग कहते हैं कि ये पैसिव है, लेकिन ये पैसिव नहीं है, क्योंकि जब आपकी जब लड़ाई सत्य के लिए है, आप ट्राई करते हो कि ऐसा इंसान जो आपको कष्ट दे रहा है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आप उसके, बहुत सिंपल सी बात है, उसके कॉन्शियंस को अपील करो, उसको समझाओ यार कि तो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है भाई, और उसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। और जिस दिन वो इंसान समझ गया, आप जीत जाओगे। दैट इज व्हाट इज सत्याग्रह ऑल अबाउट, राइट। सो इट इज एन एक्टिव फोर्स, एक्टिव रेजिस्टेंस एंड नॉट अ पैसिव रेजिस्टेंस। चलिए, अब सत्याग्रह के सिलसिले में जब गांधी जी भारत आए, 1916-17 की बात है कि जब ये अलग अलग भारतीय हिस्सों में घूम रहे थे, पता कर रहे थे कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है। और यही अगर हम बात करें 1916 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो था लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, अब लखनऊ सेशन के अंदर अगर हम बात करें तो गांधी जी से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में पड़ता है, वहां से किसान आता है, उसका नाम है राजकुमार शुक्ला। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि आप जब किताबों के पन्ने में जाएंगे अभी दोबारा देखने, तो वहां पे कहानी थोड़ी मिसिंग है। तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, आपको अपना 3 कथिया सिस्टम और इंडिगो प्लांटेशन के लिए क्यों सत्याग्रह किया था उसका रीजन समझ में आएगा। ठीक है, तो लखनऊ में इनसे मुलाकात करने आते हैं राजकुमार शुक्ला। तो उनको किसी ने कहा था कि भैया गांधी जी बहुत पावरफुल इंसान हैं, उनसे जाओ, तुम्हारी बात को जरूर सुनेंगे। अब फिलहाल गांधी जी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बताते हैं, गांधी जी अपने और आगे सेशंस में जाते हैं। कुल मिला के कन्विंस होकर के गांधी जी आते हैं चंपारण बिहार प्रॉब्लम को समझने। ठीक है, तो यह बात कहीं नहीं लिखी गई थी, मतलब कई बार मिस आउट हो जाती है कि गांधी जी को चंपारण में इन्वाइट किसने किया था। तो इनको इन्वाइट करने वाले थे राजकुमार शुक्ला। अब जब गांधी जी पहुंचते हैं तो गांधी जी सोचते हैं कि यार क्यों ना एक प्रॉपर फार्मर, एक किसान के भेष में जो है लोगों से मिला जाए, लोगों को समझा जाए, एकदम जमीन से जुड़ करके उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या है,
यहां पे चंपारण के अंदर प्रॉब्लम थी 3 कथिया सिस्टम। तो जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं शायद वो बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे कि लोकल भाषा में जब वहां जमीन को डिवाइड किया जाता है, खेतीबाड़ी वाली जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को, तो जो लोकल यूनिट है उसको हम कथ कहते हैं। ठीक है, गांधी जी के आने से पहले वहां पे 5 कथिया सिस्टम चलता था। अब जो यूरोपियंस थे बड़े चालाक थे। इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जिससे नीले कलर के रंग की डाई बनती है, उससे कपड़ों को कलर किया जाता है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी 1 नंबर है। ठीक है, अब क्या है कि लेकिन वो एक ऐसा क्रॉप है जो आपके पूरे एरिया को खराब कर सकता है, यानी इतना न्यूट्रिएंट चाहिए। अब बंगाल से भगाए जाने के बाद ये लोग चंपारण आ गए थे। चंपारण के भोले वाले किसानों को इन्होंने लालच दिया कि हम आपको एडवांस देंगे, आप छोटे से हिस्से पे अपनी जमीन के 5 हिस्सों पे हमको इंडिगो उगा के दे दो। अब भोला वाला किसान बेचारा इंडिगो उगाने लगा। ठीक है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो चुका है, बेचारा छोड़ भी नहीं सकता, नहीं तो उसका नुकसान भरना पड़ेगा उसे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वहां के जो लोकल लॉयर्स जैसे जेबी कृपलानी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनकी मुलाकात भी गांधी जी से इधर ही हुई थी। ठीक है, तो मतलब ये जो मेजर लॉयर्स थे इन्होंने केस में, मतलब कोर्ट में केस फाइट किया और इस 5 कथिया सिस्टम को 3 कथिया में कन्वर्ट करवाया। यानी 5 पार्ट्स की जगह अभी 3 पार्ट्स में आपको इंडिगो ग्रो करना है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही की वही है। तो गांधी जी जब आते हैं, इस बात को समझते हैं, तो गांधी जी को आते ही अल्टीमेटम दे दिया जाता है वहां के मजिस्ट्रेट द्वारा कि भैया गांधी जी अगली सुबह अगली बस पकड़ के निकल जाना है यहां से, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। गांधी जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप जेल में डाल दो, मैं तैयार यहीं खड़ा हूं। ठीक है, तो भाई गांधी जी के सपोर्ट में पूरी गांव की पब्लिक आ जाती है, मतलब पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं। गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इनको कंट्रोल करो। गांधी जी जाते हैं, लास्ट में कोर्ट के सामने खड़े होते हैं, जज के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो आप बताओ। जज क्या करे भाई, इतना पब्लिक का सपोर्ट है। फाइनली कमीशन बनता है, इंडिगो कमीशन बनाया जाता है और इस इंडिगो कमीशन में पता चलता है कि जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं उनकी गलती है और फाइनली इस इंडिगो कल्टीवेशन का जो 3 कथिया के सिस्टम है इसको अबॉलिश किया जाता है, खत्म किया जाता है और कह सकते हैं कि भाई गांधी जी की यहां पे जीत होती है। राइट, इसके बाद गांधी जी का सफर यही नहीं रुकता। 1918 में अगर हम बात करें, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, बच्चे 1918-1919 का एक ऐसा टाइम था गुजरात का जब गुजरात में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। ठीक है, और कुछ हिस्सों में गुजरात के जो है काफी जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ था। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट था गुजरात में। यहां पे क्या था कि जो बेचारे किसान थे उनको बहुत हाई रेंट भरना पड़ रहा था जमीनों का। अब सिंस यहां पे खेती बाड़ी अच्छी चल नहीं रही है तो बेचारा किसान कहां से रेंट देगा, तो किसान चाहते थे कि इस रेंट को जो है यहां पे खत्म कर दिया जाए इस साल के लिए या अगले कुछ टाइम के लिए। तो गांधी जी ने यहां पे आंदोलन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यहां पे बहुत बड़ा रोल है बच्चों। तो गांधी जी को कई बार यहां पे एज अ स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है और फोर्थ फ्रंट पे वल्लभ भाई पटेल जी थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट बहुत सिंपल था कि जो रेंट्स थी उनको वेव ऑफ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया यहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें अहमदाबाद का सत्याग्रह, अहमदाबाद में बच्चों सेम वही प्रॉब्लम है। अहमदाबाद जाना जाता था अपने कॉटन मिल्स के लिए, तो यहां पे जो कॉटन मिल ओनर्स थे और जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। भाई जब प्लेग फैला हुआ था इन्होंने कहा था हम आपको एडिशनल सैलरी देंगे, एडिशनल बोनस देंगे, लेकिन भाई जब वो सिंपल सी बात है, जब थोड़ा बीमारी कम होना स्टार्ट हुई, डेज थोड़े नॉर्मल होना स्टार्ट हुए, तो ये लोग थोड़ा सा मुकर गए। और यहां पे वर्कर कह रहे थे कि 50% सैलरी बढ़ाओ, यहां पे ओनर्स कह रहे थे कि नहीं भैया हम 20% सैलरी बढ़ाएंगे। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए गांधी जी को बुलाते हैं यहां पे एक मिल ओनर जिनका नाम था अनुसुईया बेन पटेल। वो गांधी जी को इनवाइट करती हैं, कहती हैं कि भाई आप आकर के इस डेडलॉक को तोड़िए। गांधी जी यहां पे बच्चे फास्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट में वर्कर्स के, और फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि वर्कर्स की सैलरी को, वेजेस को 35% हाइक किया जाएगा। तो ये 3 ऐसे बड़े बड़े बच्चे मूवमेंट्स थे कहीं ना कहीं जिसमें गांधी जी ने एकदम ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला डाला था। अभी ऐसी नेशनल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि ब्रिटिशर्स को भी टेंशन होना शुरू हो गया भाई। ठीक है, रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन कहीं चला गया है। अब इनको दिमाग में एक आता है कि क्यों ना इन सारी एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए, और इसको बंद करने के लिए आता है आपका राउलेट एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इस एक्ट को पास किया गया था सेडिशन कमिटी के बेसिकली आप कह सकते हो प्रपोजल्स के बेस पे। सेडिशन का मतलब होता है जब आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो जो सरकार के अगेंस्ट हो, सरकार के अपोज हो। इस कमिटी के जो हेड थे वो थे आपके सर सिडनी राउलेट, और वहीं से इसका नाम आता है राउलेट एक्ट या फिर राउलेट कमीशन। दी गई जितने भी प्रपोजल्स थे उसको कन्वर्ट किया गया एक प्रॉपर लॉ में, जिसको आप कह सकते हैं राउलेट एक्ट। अब इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज भारत में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही उस जमाने में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसमें जल्दबाजी में इस एक्ट को पास किया गया था। हालांकि जितने भी भारतीय मेंबर्स थे उन्होंने इस एक्ट का बिल्कुल भरपूर विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी इस एक्ट को पास कर दिया गया। इसको हम नो वकील नो दलील नो अपील एक्ट भी कहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर सरकार ने आपको पकड़ लिया कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो आपको सीधा उठा के जेल में अगले 2 साल तक डाला जा सकता है। और
इसके लिए आप किसी कोर्ट या किसी अदालत में जा करके अपनी, कह सकते हो ना कि अपना पार्ट भी पेश नहीं कर सकते, अपना पार्ट भी नहीं रख सकते। मतलब कोई ट्रायल नहीं होने वाला है, जज के सामने नहीं लाने जाएगा आपको, ठीक है। आप अपना केस नहीं लड़ पाओगे, ना अपील कर पाओगे, ना वकील कर पाओगे, ना ही अपनी दलील पेश कर पाओगे। नो अपील, नो वकील, नो दलील। ब्लैक एक्ट कह लीजिए, राउलेट एक्ट कह लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते, राइट। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि यहां पे पुलिस जो थी बहुत पावरफुल हो गई थी, जिसको चाहती थी उसको उठा लेती थी और 2 साल तक लोगों को जेल में डाला जा सकता था। अब गांधी जी ने सोचा कि इस एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह लॉन्च किया जाए, और ये सत्याग्रह स्टार्ट होगा एक पूरी ऑल इंडिया नेशन वाइड हड़ताल से 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, बहुत सारी जगह जो लोग थे वो ऑलरेडी पुलिस से भिड़ चुके थे, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रगल था अभी ये वायलेंट हो चुका था। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल जो है डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। खासकर अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बच्चों बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि सिचुएशन खराब थी। क्यों? क्योंकि पंजाब रीजन के जो आसपास के गांव थे बच्चे, वो ऐसे ही पहले से भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत गुस्से में भरे हुए थे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टाइम। वर्ल्ड वॉर टाइम पे ब्रिटिशर्स ने यहां पे बहुत ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पे बच्चों बहुत सिंपल है कि पंजाब की सिचुएशन और खराब होने लगती है, और साथ ही साथ भारत के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों की बात करें तो जो दुकानें हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे बंद हो जाते हैं, जिंदगी मानो ठहर सी गई हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि भाई ब्रिटिशर्स हो जाते हैं पंजाब, ब्रिटिशर्स हो जाते हैं मतलब पंजाब से भी दुखी और साथ ही साथ पूरे भारत से दुखी। इनको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, रेलवेज है, टेलीग्राफ, अगर ये कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टूट गई, ब्रेकडाउन कर गई, नहीं चलेंगी तो इनका काम कैसे होगा, ठीक है। अब फाइनली जब पंजाब में सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है तो अब ये डिसाइड करते हैं कि पंजाब में क्या किया जाए, मार्शल लॉ लगा दिया जाए, यानी कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो कमांड है वो किसके हाथ में दे दी जाए, सीधा सीधा मिलिट्री के हाथ में। अब यहां पे होता यह है बच्चों कि जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें, 9 अप्रैल 1919 को जो 2 लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलियो और डॉक्टर सत्यपाल, इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया बिना किसी मतलब के, ठीक है। सिंपल सी बात है, लोगों को स्पीच दे रहे थे, बता रहे थे, है ना, और कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश जो चीजें थी, मतलब ये कह रहे थे कि भाई गलत किया जा रहा है, पंजाब में लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इस तरीके की स्पीच दे रहे थे बस, और ब्रिटिशर्स इनको उठा करके किसी अननोन लोकेशन पे ले गए। अब क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे तो भाई यहां के जो लोग थे बच्चे, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में ब्रिटिशर्स के उतार आए, ठीक है, खासकर अप्रैल 10 को, अपनी मतलब एकता दिखाने के लिए अपने लीडर्स के साथ। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट थे बच्चे बहुत जल्दी वायलेंट टर्न हो गए, क्योंकि भाई पुलिस जो थी बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रही थी, तो लोग भिड़ गए पुलिस से जाकर के, और यहां पे आपका बच्चे इंपोज होता है मार्शल लॉ, और कमांड दी जाती है जनरल डायर के हाथों में। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि लोगों को लगता है जनरल डायर से वे के, नहीं भाई, जनरल डायर यहां पे 2 है। पहला जनरल डायर है जिसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग एग्जीक्यूट करने का पूरे मिशन को, और दूसरा वो इंसान है जिसने गोलियां चलवाई थी। पहले वाले का नाम है सर माइकल फ्रांसिस ओडायर और दूसरे का नाम है कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो हैरी डायर जिसने एक्चुअली गोलियां चलवाई थी वो सेरेब्रल हेमरेज से मारा था, और सरदार उधम सिंह जी ने जाकर के उस इंसान को मारा था जिसने इस पूरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया था, ठीक है। तो ये भी 2 चीजें हैं जो कई बार बच्चे मिस करते हैं। चलिए, अब इसके बाद होता क्या है कि भाई जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों की मौत होती। 13 अप्रैल 1919 का इंसिडेंस, जलियांवाला बाग, मतलब अगर हम बात करें हरमंदिर साहिब जो आपका गोल्डन टेंपल कहलाता है, उसी के कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा पार्क था जहां पे लोग आते थे बहुत सारा बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, ठीक है। वहीं पे बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, डायर गए और जा करके एक ही जो एंट्री और एग्जिट था उसको ब्लॉक कर दिया, वहां पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद हालांकि एक हंटर कमीशन फॉर्म हुआ था जो किसी काम का नहीं था, उसने सिंपल सी बात से सिर्फ डायर से रिजाइन कराया और कुछ नहीं करवाया, राइट। अब इसके बाद जो हमारे सत्याग्रही थे उनके साथ बहुत गलत हुआ, मतलब उनको सलाम करवाया गया, सैल्यूट करवाया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, उनकी नाक रगड़ गई जमीन में, लोगों ने कंडेम किया, कड़ी निंदा एज यूजुअल, ठीक है, कड़ी निंदा की। हमारे गांधी जी ने अपने टाइटल्स वापस कर दिए, ठीक है, हमारे और भी लीडर्स थे उन्होंने अपने टाइटल्स जो ब्रिटिश सरकार ने उनको दिए थे वो सारे वापस कर दिए। और उसके बाद बच्चे बात आती है हमारे खिलाफत मूवमेंट की। देखिए 1919 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में जो ओटोमन टर्की था वो हार गया था। अब जो टर्की के सुल्तान थे उनको अब खलीफा कहते हैं, कालिफ कहते हैं, तो बच्चे वो जो है इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड भी थे। अब सिंस टर्की हार गया था, जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, उन पे एक बहुत ही हार्श एग्रीमेंट मतलब कहीं ना कहीं इंपोज कर रहे थे, जिसके चलते जो खलीफा की पावर्स है वो पूरी खोती चली आ रही थी। अब पूरा मुस्लिम समाज पूरे वर्ल्ड का इसके अगेंस्ट था, क्योंकि मुस्लिम की जो स्पिरिचुअल हेड थे वो भी वही खलीफा थे, और वो चाहते थे कि एटलीस्ट जो मुस्लिम कंट्रोल एरियाज है वहां पे खलीफा की पावर्स को
रिस्टोर रखा जाए। अब इसी सपोर्ट में दो बहुत ही फेमस लीडर्स हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने मार्च 1919 के अंदर बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, गांधी जी को लगा एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को पास में लाने का, तो 1920 में का जो कलकत्ता का सेशन था कांग्रेस का, वहां पे गांधी जी ने बाकी लीडर्स को ट्राई किया कन्विंस करने का कि एक मास मूवमेंट लॉन्च करते हैं जहां पे हम हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ लेकर के आएंगे, एक नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को कंबाइन लॉन्च करेंगे। अब सवाल उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों होना चाहिए। अपनी बुक हिंद स्वराज 1909 में भाई गांधी जी ने कहा है कि देश के अंदर ब्रिटिशर्स इसलिए स्टैब्लिश हो पाए क्योंकि हम भारतीयों ने उनके साथ कॉपरेट किया। अगर हम कॉपरेट करना छोड़ दें, सरकार गिर जाएगी और ब्रिटिशर वापस चला जाएगा और स्वराज आ जाएगा। लेकिन इतना सब आसान नहीं था। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अब इसी की बात अगर हम देखें तो गांधी जी के विचार से कुछ लोग तो सहमत थे, हालांकि कुछ लोग सहमत नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे कांग्रेस के अंदर जो कि नवंबर 1920 में शेड्यूल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। फाइनली नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 का था, वहां पे एक कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट किया गया और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के सर्टेन स्टेजेस होंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द डिफरेंट स्टेजेस और हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड इन स्टेजेस। नोट कर लो उसको फटाफट से। ठीक है, तो बच्चे बहुत सिंपल है। पहली बात सरेंडर ऑफ टाइटल सरेंडर करेंगे, सरकार का बॉयकॉट करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे, और अगर सरकार ने फोर्स का यूज किया तो फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम यहां पे लॉन्च कर देंगे। तो भाई गांधी जी का निंजा टेक्निक, निंजा प्लान यही था। अब बच्चों आप देखिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना आपको 3 अलग अलग जगहों पे दिखता है। पहली बात टाउन्स की करेंगे, दूसरी बात गांव की करेंगे, ट्राइबल एरियाज की करेंगे और प्लांटेशंस की करेंगे। बच्चे अगर हम बात करें मूवमेंट इन टाउन्स, तो भाई टाउन्स में बहुत सिंपल था। जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, उन सबने भाई गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट किया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाई आंदोलन में उतार आए थे। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, जला दिया गया, जितने भी लिकर की शॉप्स थी उनके एंट्रेंसेस को ब्लॉक कर दिया गया, सेल्स गिरा दी गई वहां की। साथ ही साथ अगर हम बात करें मद्रास में एक ऐसी पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, दलित पार्टी थी बच्चों, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंपैक्ट क्या हुआ, तो आप ये देखेंगे कि फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट था वो रिड्यूस बाय 50% हो गया, यानी 102 करोड़ से इंपोर्ट की वैल्यू गिर करके सिर्फ 57 करोड़ पे आ गई। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे, उन्होंने बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम फॉरेन क्लॉथ ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी वोकल फॉर लोकल हो गया भैया यहां पे, कि लोकल इंडस्ट्रीज आप कहीं ना कहीं देखिए तो बच्चे उनका प्रोडक्शन जो था बहुत ज्यादा बूम कर गया। इसके अलावा अगर हम बात करें टाउन्स की, तो यहां पे मूवमेंट इनिशियली तो बहुत पावरफुल था लेकिन लेटर फेजेस में आके फेल हो गया। उसका रीजन ये था कि भाई जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत स्लो थे, तो लोगों के पास जब ऑल्टरनेटिव नहीं बचा तो थक हार करके उनको कहां जाना पड़ा, वापस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने जाना पड़ा। लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को बंद कर दिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि खादी बहुत एक्सपेंसिव था, कॉमन आदमी, पुअर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। एज अ रिजल्ट भाई लोगों को वापस से वो मिल मेड क्लॉथ खरीदने पे मजबूर होना पड़ा। राइट, तो आप ये कह सकते हो कि इसका रीजन, ये मेजर रीजन है कि वाई नॉन कॉपरेशन लेटर फेजेस में थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो गया टाउन्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम गांव की बात करें बच्चे, तो अवध के अंदर ये जो पूरा मूवमेंट था दैट वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड आपके लैंडलॉर्ड्स। इसका रीजन था कि भाई बहुत ज्यादा ये लोग रेंट्स लेते थे, टैक्सेस लेते थे, साथ ही साथ बेचारे किसान को कभी भी अपनी रेंटेड जमीन से बाहर निकाल देते थे, तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की, और कई बार जिसपे कर्जे ज्यादा होते थे उनसे बेकार मजदूरी करवाते थे, यानी बिना किसी पैसे के उनसे लेबर करवाते थे। तो लोग इन सबसे बहुत दुखी थे। लोगों ने सिंपल सी बात की थी, इनकी डिमांड थी कुछ, क्या क्या डिमांड थी कि बेकार मजदूरी को बंद किया जाए, दूसरी चीज रेवेन्यू यानी टैक्सेस को कम किया जाए, और जितने भी ऐसे लैंडलॉर्ड जैसे जमींदार है जो लोगों को टॉर्चर करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, सोशल बॉयकॉट किया जाए। राइट, तो ये मेजर बच्चे ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, बहुत सारे एरियाज में नाई धोबी बंस, नाई होता है बार्बर, धोबी होता है वॉशरमैन, इनकी सर्विसेज को बंद कर दिया गया, खासकर उन लैंडलॉर्ड्स के लिए जो बहुत टॉर्चर करते थे। अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा सेटअप होती है जिसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, जो कि मेन लीडर थे इस पूरे मूवमेंट्स के। ठीक है, 1921 में बहुत सारे ऐसे तालुकदार थे, इनके घरों को भाई जला दिया गया, लूट लिया गया, बाजारों को लूट लिया गया है ना। बहुत सारे प्लेसेस में लोकल लीडर्स ने यह भी कहा कि भाई गांधी जी जो है हमारे लीडर हैं इनडायरेक्टली, और गांधी जी ने कहा है कि आप टैक्सेस वगैरह मत पे करिए। हालांकि गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बट गांधी जी का नाम एक ब्रांड बन चुका था जिसका नाम लेकर के लोग बहुत सारे मूवमेंट्स को मोबिलाइज करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे बच्चों, ट्राइबल एरियाज की स्पेशली बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में जो गुदम हिल्स है, ठीक है, वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था, गुरिल्ला मूवमेंट सिंस 1920s। इसका रीजन बहुत सिंपल था बच्चों, कि जो सरकार थी उन्होंने ट्राइबल एरियाज के बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया था, जंगलों में उनका जाना प्रोहिबिट कर दिया था, जिससे नॉर्मल जो लाइफ थी लोगों की काफी इंपैक्ट हो गई थी। यहां पे जो उनको लीड कर रहे थे भाई वो थे आपके अल्लूरी सीताराम राजू,
साथ ही साथ अगर हम बात करें फायरवुड कलेक्शन, फ्रूट कलेक्शन, ये जितनी भी सारी चीजें जो एक ट्राइबल्स करते हैं, ठीक है, अपनी दिनचर्या जिनसे चलती हैं, सारी एक्टिविटीज पे इन्होंने बैन लगा दिया था। साथ ही साथ बहुत सारे ट्राइबल्स से लोग बेकार मजदूरी भी करवा रहे थे। तो यहां पे जो मूवमेंट था बच्चे थोड़ा वायलेंट था, मिलिटेंट इन नेचर था। अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिगर थे। ऐसा माना जाता है, लोग इनको आज भी मानते हैं लोक कथाओं में कि भगवान के अवतार थे। ऐसा मानते हैं कि कहते थे कि मैं करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूं, लोगों को हील कर सकता हूं, गोलियां भी मुझे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। हालांकि अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करके 1924 में मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था, बट ओवर द टाइम बच्चे आज भी लोगों की मेमोरीज में ये याद रहेंगे। गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, बट एक चीज में डिफर करते थे, वायलेंट और नॉन वायलेंट मेथड्स में। इनके हिसाब से नॉन वायलेंस से जंग नहीं जीती जा सकती, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। बाकी लोगों को एडवाइस करते थे कि भाई आप लिकर वगैरह मत पीजिए, है ना, गैम्बलिंग वगैरह मत करिए, अच्छे जीवन बिताइए, गांधी जी के विचारों को फॉलो कीजिए। सो दैट वाज समथिंग ग्रेट अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांटेशंस में, तो बच्चे आसाम के प्लांटेशंस में खासकर हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। प्लांटेशंस में जो वर्कर्स काम करते थे वो एक एक्ट से बाउंड थे। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में आया, जिसने वर्कर्स को बाउंड कर दिया कि बिना परमिशन के अपने गांव या अपने नेटिव प्लेस या कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। तो जब भाई इनको भी पता चला इस सत्याग्रह मूवमेंट्स का, तो इनको लगा कि गांधी राज आने वाला है, और साथ ही साथ गांधी जी सबको अपने गांव में अपनी अपनी जमीनें देंगे, ठीक है, और सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे। तो इस होप में ये लोग भाई प्लांटेशन से बाहर निकल गए, लेकिन हड़ताल हो रखी थी सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। बेचारों को बीच में पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत मारा पीटा, और उसके बाद जो था वापस प्लांटेशन में डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो देखो ब्रूटली बीटन एंड सेंड बैक टू द प्लांटेशंस। चलो आगे बात करते हैं बच्चे चौरी चौरा इंसिडेंट की। 4 फरवरी 1922 का बच्चे इंसिडेंट है, दैट वाज बैक इन चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर, जहां पे जब लोगों करीब 2500 लोगों की जो भिड़ंत थी 22 पुलिस वालों से हुई थी। इसकी शुरुआत पुलिस ने की थी, ये लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 3 लोग मरे, और 3 लोगों के मरने के बाद जो 2500 लोगों की भीड़ थी उन्होंने अटैक किया पुलिस स्टेशन पे और पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें करीब 22 पुलिस वालों की जो थी बच्चों डेथ हुई थी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं भाई गांधी जी को लगा कि अभी समय बिल्कुल ठीक नहीं आया है, तो इन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे काउंसिल पॉलिटिक्स, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स को रिटर्न करना चाहते थे। 1922 में गांधी जी ने एनसीएम को कॉल ऑफ किया। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे जो कि मास स्ट्रगल से थक चुके थे और चाहते थे कि भाई दोबारा से काउंसिल जो पॉलिटिक्स है उस पर रिटर्न मारा जाए, एंड इसके चलते भाई सियादास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में आपकी स्वराज पार्टी फॉर्म की थी। इनका बहुत सिंपल सा आइडियोलॉजी था, ये पार्लियामेंट के अंदर रह के, काउंसिल के अंदर रह करके गलत लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते थे, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, एंड विद दैट पर्सपेक्टिव दे फॉर्म द स्वराज पार्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें लेट 1920s में 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने भारतीय पॉलिटिक्स को शेप किया, दैट इज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और साइमन कमीशन। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बच्चे डिप्रेशन के टाइम पे लगातार गिर रहे थे, ठीक है, एंड आप देखिएगा अगर कहीं ना कहीं जो हमारे फार्मर्स हैं वो सबसे ज्यादा हिट हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर रहे हैं, उनके लिए कुछ हो नहीं रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हैं काफी कम हो चुके हैं, जो बाहर पहले एक्सपोर्ट किया करते थे ग्रेन्स को, अभी वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते। तो मतलब एग्रीकल्चर बहुत बुरी स्टेट में है, और इसी के चलते आता है साइमन कमीशन। भाई 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था, उसने प्रॉमिस किया था कि 10 साल में जो है एक कमीशन सेटअप किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा भारत चेकआउट करने के लिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमने किए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 1928 में जो था ब्रिटेन में होने वाले थे इलेक्शंस, तो टोरी गवर्नमेंट ने फटाफट जल्दबाजी में इलेक्शन जीतने के चक्कर में क्या किया, 7 मेंबर की एक कमीशन बनाई सर जॉन साइमन के अंडर, जो भारत में आई थी। इसको हालांकि स्वागत किया गया था साइमन गोबाक के नारों से, बिकॉज इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। फाइनली साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सेंड किया, और उसको काउंटर करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। 1929 में जो लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे उस टाइम के भारत के, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा ऑफर इंडिया को दिया कि भाई आप जो है, हम आपको जो है किसी अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन आप पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर लीजिए। तो इस ऑफर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आता है 1929 का लाहौर सेशन, जहां पे जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और जो यंग लीडर्स है वो आप चाहते थे कि भाई पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। तो लाहौर सेशन में कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया, पूर्ण स्वराज की शपथ ली कि जब तक भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिला लेते भाई हम जो है बिल्कुल भी हटने वाले नहीं है। और इन्होंने माना कि हम अगली 26 जनवरी 1930 को आज इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे। हालांकि आइडिया बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 26 जनवरी का जो दिन है बच्चे, वो हम आज भी याद करते हैं। भारत के संविधान को एनफोर्स 26 जनवरी को किया गया, उसके पीछे का भी रीजन है कि भाई इस प्लेज को रिमेंबर करना, इस एफर्ट को रिमेंबर करना। इसके बाद अगर आप देखते हैं बच्चे, 1882 के अंदर एक एक्ट आया था जिसने ब्रिटिश कंपनियों और ब्रिटिश सरकार को पूरी मोनोपोली दे दी सब नमक को मैन्युफैक्चर करने की, और साथ ही साथ उस पर टैक्स लगाने की। अब नमक एक ऐसी चीज थी कि भाई जिसको रिच और पुअर दोनों लोग एक जैसा खाते हैं, एक जैसा इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना नमक को साथ ला करके इस दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिलाया जाए। वाइस रॉय को उन्होंने एक लेटर भेजा जिसमें बहुत सारे क्लासेस के डिमांड्स थे और बोला अगर भैया तुम हमारे डिमांड्स नहीं मानते हो तो बाय 12 मार्च 11 मार्च तक हम तुम्हारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो भाई इरविन ने जो था नेगोशिएट किया नहीं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत का बिल्कुल फूंक दिया बाय द फेमस सॉल्ट मार्च और कॉल्ड एज दांडी मार्च। ठीक है, साबरमती से दांडी तक 78 यानी 78 वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने मार्च को स्टार्ट किया। ठीक है, 240 मील लंबा ये वॉक था, करीब 24 दिन इनको लग गए कवर करने में, और जहां जहां ये रुकते लोग इनके पास आते, इनकी बातें सुनते, इंस्पायर होते और ये भीड़ बड़ी होती चली गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें 6 अप्रैल को इन्होंने ऑफिशियली सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके सी के पानी से ब्रेक किया और वहां से शुरू होता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बच्चे दो फेजेस आपको देखने को मिलते हैं, फेज 1 और फेज 2। अगर हम बात करें लाइक अलग अलग देश के एरिया में आप देखोगे तो भाई सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया था, फार्मर्स ने यहां पे रेवेन्यू देने से मना कर दिया, फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया। 1930 में बच्चे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको आप फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं कई बार, उनको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को 1 महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया। इसके चलते आप देख सकते हैं कि भाई पूरे जितने भी ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स थे उन पे लोगों ने भाई धावा बोल दिया, अटैक बोल दिया। अब इस वायलेंट स्ट्रगल को देखते हुए भाई गांधी जी ने डिसाइड किया एक गांधी इरविन पैक्ट के लिए, दैट वाज साइंड इन 5 मार्च 1931। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है बच्चों। इसके चलते जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया गया और गांधी जी ने सेकंड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। लेकिन जब सेकंड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, गांधी जी की डिमांड्स को नहीं माना गया, गांधी जी वापस आए और गांधी जी ने सीडीएम को रिलॉन्च किया। लेकिन दिक्कत यह थी कि बाय 1934 सीडीएम अपनी फोर्स जो था वो खो चुका था। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करते हैं यहां पे, जो इसका रीजन ये है कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग थे जिसने कहीं ना कहीं भाई पार्टिसिपेट किया आपके मूवमेंट्स के अंदर, या किस किस लोगों तक ये लिमिटेड था। तो देखिए पाटीदार गुजरात के और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत एक्टिव थे मूवमेंट में। इसका रीजन था कि जब एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल कर रहे थे, इनके पास कैश इनकम्स खत्म होती जा रही थी और सरकार के टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे। ये चाहते थे कि उन टैक्सेस को खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ, अब हुआ क्या, मूवमेंट एब्रप्टली बंद हो गया, इनका सोल्यूशन मिला नहीं। तो जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ इन्होंने बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाया। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, बहुत सारे ऐसे बिजनेस क्लासेस थे जिन्होंने अपने कुछ ग्रुप्स बनाए, जैसे कि आपका FICCI हो गया 1927 में, या फिर आपका इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस हो गया 1920 में, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन्होंने बच्चे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश मोनोपोली था भारतीय ट्रेड्स के ऊपर, भारतीय इकोनॉमी के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज किया और कहीं ना कहीं बच्चे इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। राइट, तो कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसका रीजन था कि कांग्रेस ज्यादा सपोर्ट करती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कांग्रेस से हमेशा अलूफ रहे। इसके अलावा बच्चे एक और इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट इज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। विमेन ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खासकर रिच क्लास से आने वाली विमेन या अर्बन एरियाज में जो बिलोंग करती हैं या जमींदारों के फैमिली से आने वाली विमेन। लेकिन दिक्कत यह थी कि कांग्रेस ने कभी भी विमेन के सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस पे बात नहीं की। इनफैक्ट गांधी जी पे जब ये क्वेश्चन उठाया गया तो गांधी जी ने भी यही कहा कि भाई मुझे लगता है कि विमेन को अच्छी मदर्स होना बेहतर है। अब इस बीच में अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने, जैसे दलित्स आते हैं। दलित्स को अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। गांधी जी कहते थे कि भाई आप हरिजन से भगवान के बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर आप देखें तो दलित्स के साथ जो था बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही गड़बड़ चल रहा था पूरे समाज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दलित्स ने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो कि जिसमें वोटिंग भी दलित्स ही करेंगे और कैंडिडेट भी दलित्स होंगे। अब गांधी जी ने कहा ऐसे तो पूरा डिमांड जो आपका देश है वो डिवाइड हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो था, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 के अंदर, और कई बार इनका मतभेद भी रहा गांधी जी से इस सवाल के ऊपर। अब गांधी जी ने क्या किया, इसको चलते गांधी जी ने कहा ऐसा तो देश डिवाइड हो जाएगा। इन्होंने यरवटा की जेल में जो था फास्ट अनटू डेथ रख लिया। हालांकि इस फास्ट को तोड़ा गया बाय पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को तो माना गया, लेकिन उन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अंदर एक चीज कॉमन थी कि जो वोटिंग है वो जनरल इलेक्टोरेट करेगा, यानी जनरल लोग, कॉमन लोग ही जो है एक कैंडिडेट को वोट देंगे। पहले ऐसा डिमांड था कि कैंडिडेट भी आपका वो रिजर्व होगा और आपके जो वोट करने वाले हैं वो भी रिजर्व होंगे। तो बस इस चीज को, डिमांड को चेंज किया गया। अभी कैंडिडेट जो है स्पेसिफिकली दलित कैटेगरी से होगा, लेकिन उसको वोट करने वाली कॉमन जनता होगी। तो ये थोड़े चेंजेस आए थे पूना पैक्ट में। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के फेलियर के बाद मुस्लिम जो थे वो भी कहीं ना कहीं बच्चे बहुत अलूफ हो चुके थे कांग्रेस से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कह रहे थे कि भाई ठीक है मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए हर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर, और इस डिमांड को बिल्कुल भी
लोग नहीं मानने वाले थे, खासकर जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ, उसमें जो एमआर जयकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने इस डिमांड को बिल्कुल डिसअप्रूव किया। उन्होंने बोला कि हम मिलकर काम नहीं कर सकते, और वहीं से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जितने भी होप्स थे बच्चे कुछ वो भी सारे शाटर हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करूं बच्चे, जो पूरे स्ट्रगल्स बने इनके पीछे कल्चरल बिलोंगिंग यानी कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखें, चाहे वो भारत माता की इमेज रही हो, चाहे वो हमारा फर्स्ट सॉन्ग यानी कि हमारा वंदे मातरम रहा हो, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रहा हो, या फिर अगर हम नेशनल एंथम की बात करें तो सब चीजों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर हम बात करें, पहली इमेज भारत माता की क्रिएट की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और फर्स्ट इमेज को प्रिंट किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में बच्चों वंदे मातरम भी लिखा था, जिसको बाद में उनकी नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें भारत माता की जो इमेज, अगर उसके फीचर्स देखें तो इनको एक साध्वी जैसा दिखाया गया है, बहुत शांत, बहुत काम, राइट। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ऐसे फोकलोर्स हैं, यानी अगर हम बंगाल की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी जो लोक कथाएं थी जिसमें भारत का कल्चर मिलता है उसको अपने पास सहेज के रखा था। मद्रास में नातेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया को प्रिंट किया था। उन्होंने कहा था कि ट्रू कल्चर इन्हीं लोक कथाओं में मिलता है। इसके अलावा सिंबल्स की बात करें, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ट्राई कलर तिरंगा फ्लैग लेके लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें 8 लोटसेस थे जो इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस को, बच्चे कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को जो है रिप्रेजेंट करते थे। 1921 में गांधी जी ने अपना जो है स्वराज फ्लैग बनाया था, रेड ग्रीन व्हाइट कलर्स का, बीच में स्पिनिंग व्हील था, चरखा था, जो कि आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को डिनोट करता था। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो भारतीय हिस्ट्री, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा विश्वास खो चुका था, लीडर्स ने कहा कि हमने इतने अचीवमेंट्स किए हैं पास में, बहुत जरूरी है इस हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करना, दोबारा से इसमें प्राइड लेना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बच्चों कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट थे भारत की स्वतंत्रता में। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने एक आवाज लगाई कि ब्रिटिश रूल को एंड किया जाए फाइनली एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई, जिसमें स्लोगन दिया गया डू और डाई, और एक स्पीच थी भाई हमारी ग्वालियर टैंक मैदान पे, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। यहां पे अरुणा आसफ अली जो बहुत ही पॉपुलर क्रांतिकारी थी बच्चे, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने जो था यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग की और यहाँ पे बिगुल फूंक दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। जो क्विट इंडिया का जो स्लोगन है बच्चे, यूसुफ मेहरौली ने कॉइन किया था, ठीक है, और साथ ही साथ साइमन गो बैक का भी स्लोगन है, वो भी कॉइन करने वाले यूसुफ मेहरौली थे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी से ही हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी कही हुई हैं बच्चे अभी थ्रू आउट द चैप्टर, बट दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स दैट आर वेरी मैंडेटरी आपके रिस्पेक्ट में, यानी आपके क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं बच्चों, अगली बार मैं मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू।